हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, आज हम बुद्धि के सिद्धांत के एमसीक्यू हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सीटेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हमेशा 2 से 3 नंबर का सीटेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बिने ने, साइमन ने, गैने ने या फिर गैल्टन ने? तो ध्यान रखना दोस्तों, बुद्धि शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया वो गाल्टन ने किया। ठीक है, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? टर्मन ने, अल्फ्रेड बिने व साइमन ने, CH राइस ने या फिर गैने ने? तो दोस्तों, जो प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था वो किया था अल्फ्रेड बिने व साइमन ने। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? भाटिया ने, उषा मेहता ने, लज्जा शंकर जहाँ ने, CH राइस ने? तो दोस्तों, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था CH राइस ने। ये कब किया था? तो दोस्तों, ये 1922 में किया था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठार्डनाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार, 9 प्रकार, 7 प्रकार या फिर 3 प्रकार? तो दोस्तों देखो, ठार्डनाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहली है इनकी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि। दूसरी है अमूर्त बुद्धि। तीसरी है इनकी सामाजिक बुद्धि। तो ठार्डनाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है स्टर्न का, बकिंघम का, स्पीयरमैन का या फिर टर्मन का? तो दोस्तों, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है बकिंघम का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक, दोस्तों द्विकारक पूछ रहा है, त्रितंत्र या त्रिकारक नहीं पूछ रहा है। स्टर्न ने, बकिंघम ने, स्पीयरमैन ने या फिर टर्मन ने? तो दोस्तों ध्यान रखना, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की किसी भी प्रैक्टिस के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? यह दिया था ठार्डनाइक महोदय ने, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस सिद्धांत को परमाणुवादी और बालूवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? परमाणुवादी या फिर बालू सिद्धांत। बालू सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या फिर थर्स्टन ने? दोस्तों, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, गिलफोर्ड ने जो दिया था, ध्यान रखना, त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? यह दिया था गिलफोर्ड ने। और दोस्तों,
थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि का कै और खे सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? हब ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने? तो दोस्तों बुद्धि का कै और खे सिद्धांत दिया है हब ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 110 से अधिक IQ वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? मंदबुद्धि बालक, सामान्य बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं या जड़ बुद्धि बालक होते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, 140 से अधिक या फिर कहीं कहीं होता है 130 प्लस, 130 से अधिक IQ वाले बच्चे जो होते हैं वे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कौन से बालक होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो है अधिगम के दौरान यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल में, नृत्य में या फिर किसी भी प्रकार की कला में और बच्चों से आगे रहते हैं, और बच्चों से आगे रहते हैं। दोस्तों ये दुनिया के 1% होते हैं, दुनिया के 1% होते हैं। कितने? 1% होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 11, 90 से 110 IQ वाले बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, सामान्य बालक? तो दोस्तों सामान्य से 110 IQ वाले बच्चे जो होते हैं वे सामान्य बालक होते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 25 से कम IQ वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक के बारे में मैंने बताया 130 प्लस या 140 से ज़्यादा वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं। मूर्ख बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या फिर सामान्य बुद्धि बालक? सामान्य बुद्धि वाले बालक अभी बताया 90 से 110 IQ वाले बालक जो होते हैं वे सामान्य होते हैं। तो दोस्तों 25 से कम, जो बहुत ज़्यादा कम IQ हो, जिनका बिल्कुल ख़त्म ना के बराबर IQ हो, वे कौन से बालक होते हैं? वे होते हैं दोस्तों जड़ बुद्धि बालक। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? डेनियल गोलमैन, स्टर्न, बकिंघम या फिर स्पीयरमैन? दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि, ध्यान रखना, इस बुद्धि के जनक, संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं डेनियल गोलमैन। दोस्तों इन्होंने कहा है बुद्धि जो होती है वो स्थिति में होती है या परिस्थिति में होती है। वो कैसे? एक बच्चा परीक्षा में या कक्षा में प्रश्न को गलत कर देता है जबकि घर आकर सही कर लेता है, क्योंकि वो स्कूल में एक माहौल होता है, थोड़ा डरा हुआ बच्चा होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन नहीं किया तो मुझे अध्यापक मारेंगे या डांटेंगे, है ना। तो इस तरह के बच्चे में विचार होते हैं, जबकि घर पर आने के बाद उसको इस चीज़ का तनाव या फिर इस चीज़ की चिंता नहीं होती है और वो सवाल को जो है बिल्कुल सही तरीके से हल कर लेता है। तो इसलिए डेनियल गोलमैन ने कहा कि बुद्धि परिस्थिति में होती है, इसलिए इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का जो है सिद्धांत का या फिर कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत के जनक बने डेनियल गोलमैन। दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के कुछ तत्व होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व देखिए कौन कौन से हैं। आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्माभिकरण, आत्माभिकरण होता है ना, या प्रेरण, आत्माभिप्रेरण और परमानुभूति या फिर समानुभूति, सामाजिक कौशल, ये क्या है दोस्तों? ये सब संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं।
ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्यों है दोस्तों, क्यों उसकी उपयोगिता होती है? तो व्यक्ति जीवन में जितना सफल होगा इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जा सकती है। कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जा सकती है, यह डेनियल गोलमैन ने कहा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। संवेगात्मक बुद्धि के जनक जो हैं डेनियल गोलमैन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है। बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है। दोस्तों बिल्कुल बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। जैसा मैंने अभी बताया था आपको पिछली वीडियो में, हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था पर बुद्धि जो है व्यक्ति की 10 क्षमताओं पर आधारित होती है और व्यक्ति में ये 10 क्षमताएं मौजूद होती है, लेकिन उनमें से उभरती एक क्षमता है जो वातावरण जिसके प्रति अनुकूल होता है, वही क्षमता जो है व्यक्ति में उभरती है। व्यक्ति उसी प्रकार की बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है ना। तो बुद्धि का विकास वातावरण में होता है, बिल्कुल होता है। बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल। लेकिन लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। दोस्तों क्या आप कह सकते हैं कि लड़कियों में कम बुद्धि होती है या लड़कों में ज़्यादा है, या फिर लड़कों में कम होती है लड़कियों में ज़्यादा, कह सकते हैं? देखिए बुद्धि का लिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद नहीं होता है। ठीक है ना। तो यही बुद्धि की विशेषता नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आप देखते हैं कि कक्षा में एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, अनुप्रेरित होगा सॉरी है ना, अनुप्रेरित करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे आप? दोस्तों आप देखते हैं कि कक्षा में एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे भाई बुद्धिमान है आपका बच्चा, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। उसके पिताजी को या उसके अभिभावकों को ये पता होगा पहले से ही। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। दोस्तों क्यों नहीं देंगे? जब बच्चा बुद्धिमान है तो उसको अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी नहीं है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके। दोस्तों वह जिस तरह से भी प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे या फिर उसे उस तरह के अवसरों को उपलब्ध कराएंगे जिससे बच्चा जो है अभी प्रेरित हो सके या और प्रगति कर सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अमूर्त बुद्धि किस व्यक्ति की मदद करती है? इंजीनियर बनने में, समस्या समाधान में, औद्योगिक कार्य बनने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। दोस्तों अमूर्त बुद्धि किस तरह से व्यक्ति की मदद करती है, किस तरह से करती है? देखो अमूर्त होता है दोस्तों जिसको देखा ना जा सकता हो, छुआ ना जा सकता हो, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, वो होती है अमूर्त बुद्धि। तो दोस्तों इंजीनियर बनने में मूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि मूर्त बुद्धि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखकर चिंतन करे, किसी चीज़ को देखकर छूकर उसके बारे में चिंतन कर सकता हो तो उसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। और इंजीनियर बनने के लिए मूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। औद्योगिक कार्य करने के लिए भी, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की होनी जरूरी है। तो दोस्तों अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की मदद करती है समस्या समाधान में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अमूर्त बुद्धि किस में मदद करती है व्यक्ति की? तो समस्या समाधान में। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लाब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए। दोस्तों बुद्धि लाब्धि से नैतिक चरित्र का कोई मतलब नहीं होता और ना ही शारीरिक संगठन का। ठीक है ना। शिक्षार्थी की शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, ना ही इसका। शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्र की बुद्धि लाब्धि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों अगर हमें किसी बच्चे की बुद्धि लाब्धि या IQ लेवल का पता करना है तो पता है आपको किस तरह से पता करते हैं? इसका एक सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है बुद्धि लाब्धि
बुद्धि लाब्धि को बोलते हैं IQ। IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। मानसिक आयु को बोलते हैं MA, जबकि वास्तविक आयु को कहते हैं CA इंटू 100। ये क्या है दोस्तों? ये बुद्धि लाब्धि निकालने का सूत्र है, जिसके दौरान जिस प्रक्रिया से हम किसी बच्चे की बुद्धि की लाब्धि का पता करते हैं, यह वो प्रक्रिया का एक चरण है। तो दोस्तों जहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण कार्यों को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। वातावरणीय, सामाजिक, अनुभाविक या फिर संदर्भगत। तो दोस्तों के अलावा ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? के अलावा बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पक्षों को त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। कौन से त्रितंत्र सिद्धांत है जिनको संबोधित किया गया है, और कौन सा इनमें से एक ऐसा है जिसको संबोधित त्रितंत्र सिद्धांत में नहीं किया गया है? दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखना, त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या दिया था? त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसमें 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें पहली थी विश्लेषणात्मक बुद्धि, या फिर घटकीय बुद्धि भी कह सकते हैं इसको, घटकीय बुद्धि। दूसरी थी व्यवहारिक या फिर अनुभाविक बुद्धि। तीसरी है ज्ञानात्मक या फिर वास्तविक परिस्थितिगत या फिर सांदर्भिक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि जो है किसने दी थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था इन त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें विश्लेषणात्मक घटकीय बुद्धि भी आती है, व्यवहारिक या अनुभाविक बुद्धि भी आती है, ये अनुभाविक बुद्धि है, और ज्ञानात्मक, वास्तविक या परिस्थितिगत या सांदर्भिकगत बुद्धि ये है। और दोस्तों वातावरणीय, विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि में आती है। तो कौन सी बुद्धि नहीं आती? सामाजिक बुद्धि। यानी सामाजिक के अंतर्गत बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक के अतिरिक्त। ठीक है, हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों राइट आंसर होगा। बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? तो दोस्तों बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्वतंत्र या कोई नहीं। सॉरी। तो दोस्तों बुद्धि का संबंध जो है वो अपसारी चिंतन से है, खुले अंत वाले प्रश्नों के चिंतन से है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको पता है, मैंने बताया है किसने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दोस्तों बुद्धि 10 प्रकार की क्षमताओं से बनी है। हर व्यक्ति के पास 10 क्षमताएं होती हैं, लेकिन वातावरण इनमें से एक के लिए ही अनुकूल होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए व्यक्ति में एक ही क्षमता उत्पन्न हो पाती है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं तार्किक और गणितीय बुद्धि। अगर किसी व्यक्ति में तार्किक या गणितीय बुद्धि है
तो ये इनका कहने का मतलब है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने की योग्यता रखता हो तो उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि होती है, तार्किक या गणितीय बुद्धि। तो दोस्तों तार्किक या गणितीय बुद्धि जो होती है ना, वो किसी गणितज्ञ में या फिर वैज्ञानिक में होती है। ठीक है। भाषिक बुद्धि, भाषी बुद्धि होती है नेता में, उपन्यासकारकों में, उपन्यासकारकों में भाषिक बुद्धि होती है। दोस्तों स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि होती है आप कह सकते हैं मूर्तिकार में, मूर्तिकार में, चित्रकार में, मिस्त्री में। मिस्त्री कौन से मिस्त्री, जो घर बनाते हैं, नक्शा बनाने वाले में, इनमें कौन सी बुद्धि होती है, इनमें स्थानिक बुद्धि होती है। दोस्तों मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि क्यों होती है? सॉरी दोस्तों, देखो मूर्ति बनाने के लिए एक कला की जरूरत होती है ना। आप मुंह की जगह मुंह, हाथ की जगह हाथ और पैर की जगह पैर रख लगाएंगे ना, तो ये होती है स्थानिक बुद्धि। ऐसा तो नहीं आप हाथ की जगह पैर लगा देंगे, पैर की जगह हाथ लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसके मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है। बल्कि जो व्यक्ति पशुओं से, पेड़ पौधों से, खनिजों से प्यार करता हो या इसके प्रति लगाव हो, उनको पहचानने की, वर्गीकृत करने की योग्यता हो, तो उसमें कैसी बुद्धि होती है? उसमें होती है प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? भौतिक, दोस्तों भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझना, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। तो दोस्तों देखो भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि या भौतिक वस्तुएं सॉरी भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं का मतलब होता है जिनको हम भोग सकें, जिनका हम यूज कर सकें, जिनको छू सकें, खा सकें, पहन सकें। ये सब क्या होती हैं? ये सब हमारी भौतिक वस्तुएं होती हैं। और दोस्तों जिनको हम देख सकते हो, छू सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? मूर्त। जबकि जिस चीज़ को देखा ना जा सकता हो, जिसकी कल्पना की जा सकती हो, उसको बोलते हैं अमूर्त। दोस्तों आध्यात्मिक बुद्धि होती है पुजारियों में, पुजारी में, मौलवी में, तांत्रिकों में, इन सब के जो भी है इस तरह के लोग जो होते हैं उनमें आध्यात्मिक बुद्धि होती है। जो सामाजिक में किसी भी तरह का अनुकूलन कर लेते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है भौतिक वस्तुओं की, यानी मूर्त वस्तुओं की। तो भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझना और उनका संचालन करना मूर्त बुद्धि का कार्य है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या है 120, 180, 220 या फिर 240। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा 180। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है एक कार्य, बहुकार्य, द्विकार्य या फिर त्रिकार्य। दोस्तों अभी मैंने बताया था बहुकारक, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। तो बहुकारकीय सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो है बहुकारकीय सिद्धांत है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सॉरी। और जबकि सॉरी त्रितंत्रीय, त्रिकार्य या त्रितंत्र या त्रिकार्य, ये किसका सिद्धांत है दोस्तों? तो ये है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना की गई है। पदानुक्रमिक, पिरामिड से, त्रिभुज से, आयत से या चतुर्भुज से। तो बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना जो की गई है दोस्तों वो पिरामिड से की गई है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि, दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि की बात हो रही है। तो संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? जिसने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया कौन है? वे हैं दोस्तों डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन।
इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया बुद्धि परिस्थिति में होती है या फिर बुद्धि स्थिति में होती है। तो संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेगों को समझना, संवेगों को नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्ति एवं मूल्यांकन, संवेगों को जागृत करना। तो दोस्तों संवेगों को जागृत करना, संवेगों को जागृत करना संवेगात्मक बुद्धि की योग्यता में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। जबकि संवेगों को समझना, संवेगों को नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्ति एवं मूल्यांकन करना संवेगात्मक बुद्धि में सम्मिलित होते हैं। दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है? दोस्तों अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या फिर गामक बुद्धि या फिर गमक बुद्धि। गामक होगा है ना, गामक बुद्धि। दोस्तों दार्शनिक, साहित्यकार, कवि या डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की अमूर्त बुद्धि? क्योंकि दोस्तों देखो कवि कविता में जो है कल्पना की जाती है, कल्पना कभी दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, कल्पना को सिर्फ महसूस किया जाता है। साहित्यकार झूठ मूठ की जो है साहित्य बना देते हैं। तो इनमें अमूर्त बुद्धि और भाषिक बुद्धि दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, तो दार्शनिक साहित्यकार में अमूर्त और दार्शनिक साहित्यकार कवि में अमूर्त बुद्धि और कौन सी बुद्धि? भाषिक बुद्धि होती है। जबकि डॉक्टर में अमूर्त और कौन सी बुद्धि? दूसरी अमूर्त बुद्धि। डॉक्टर में केवल अमूर्त बुद्धि होती है, क्योंकि डॉक्टर जो है, डॉक्टर में, साइंटिस्ट में किसी प्रकार के भी कोई भी आविष्कार होता हो, वहाँ पर जो है अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 27, किस बुद्धि के व्यक्ति कारीगर, मैकेनिक आदि बन सकते हैं? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए, किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक बुद्धि, दार्शनिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। दोस्तों कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर ये जो बनते हैं, ये बनते हैं मूर्त बुद्धि के व्यक्ति। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है? बालक क्षमता का ज्ञान, बालक वर्गीकरण, भावी सफलता का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता बालक क्षमता का ज्ञान भी है, बालक का वर्गीकरण, भावी सफलता का ज्ञान भी है। यानी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु कहलाती है? दोस्तों व्यक्ति के जन्म से और व्यक्ति के परीक्षा देने तक की आयु क्या कहलाती है? वास्तविक आयु, मानसिक आयु, काल्पनिक आयु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वास्तविक आयु, व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु वास्तविक आयु कहलाती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सालोवी तथा मेयर ने सावेगिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा है? सावेगिक 5 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में या फिर 9 भागों में? तो दोस्तों सालोवी तथा मेयर ने सावेगिक बुद्धि को 5 भागों में बांटा है। ये कौन कौन से हैं? आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्माभिप्रेरण, समानुभूति या नहीं समानुभूति, सामाजिक कौशल, तो ये भी 5 तत्व हैं। ठीक है, जिनको सालोवी तथा मेयर ने बांटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट हो जाएगा 5 भागों में। दोस्तों क्या आपको पता है सावेगिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है? तो दोस्तों जीवन को सुख व शांति प्रिय बनाने में सावेगिक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से सामूहिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है?
आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न में से सामूहिक या शाब्दिक नहीं है दोस्तों, ये अशाब्दिक है। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में बनाया गया था। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए यह टेस्ट बनाया गया था, आर्मी बीटा टेस्ट। दोस्तों इसमें क्या करते थे, इसमें 2 आकृतियों में अंतर बनाना होता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। फिर किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में रखकर प्रश्न पूछते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, सामूहिक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी से ये मत सोचना ये पढ़े लिखों के लिए होता है, ये अनपढ़ लोगों के लिए था। ये प्रथम विश्व युद्ध में बना था। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैटल के बुद्धि सिद्धांत में ठोस बुद्धि का निर्धारण होता है अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान, अर्जित काल्पनिक ज्ञान, जन्मजात तथ्यात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। कैटल के बुद्धि सिद्धांत में ठोस बुद्धि का निर्धारण अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से होता है। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो दोस्तों किस श्रेणी में आएगा, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, या फिर सामान्य बुद्धि? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, आईक्यू लेवल अगर किसी बच्चे का जांचना है या आईक्यू लेवल पता करना है तो उसका एक सूत्र होता है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसकी क्या है, वास्तविक मानसिक आयु क्या है 10 वर्ष, और जबकि वास्तविक आयु क्या है 11 वर्ष। 11 वर्ष का बालक है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है। ये मानसिक आयु हो गई, ये हो गई वास्तविक आयु इंटू 100। अब इसका आईक्यू लेवल है, तो इसको जब हम काटेंगे ये कुछ 9 पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा, 9 करके। तो हम इसको जो राउंड फिगर में 9 ही ले लेते हैं, तो 10 में 90। तो दोस्तों आईक्यू लेवल क्या आया, यहाँ 90 आया। तो आपको पता है 90 से 110 आईक्यू लेवल के बच्चे को या व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सामान्य बुद्धि का बालक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। जिसके एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 0 से 25 बुद्धि लाभधी को क्या कहते हैं? मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, या फिर मंद बुद्धि? दोस्तों प्रतिभाशाली बुद्धि तो 130 प्लस से शुरू होती है या फिर 140 से शुरू होती है, लेकिन 0 से 25 बुद्धि लाभधी, ये सबसे बुद्धि लाभधी का सबसे कम स्तर होता है। ये होते हैं तो ये ऐसे बच्चों में होती है जो जड़ बुद्धि होते हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि, जिनको कुछ पता नहीं होता है, जो अपना भी ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं, उनमें होती है ये बुद्धि। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, जड़ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 35, मंगोलिज्म होता है किशोरों पर, मानसिक रोग, मंद बुद्धि, या फिर प्रतिभाशाली? तो मंगोलिज्म रोग जो होता है दोस्तों वो होता है मंद बुद्धि बालक। अगर कोई मंद बुद्धि बालक है तो उसको कौन सा विकार या रोग होता है, मंगोलिज्म। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। दोस्तों अनुपयोगी का मतलब है जो कूड़े में फेंक दी गई हों, जो बेकार हो चुकी हों, जो किसी काम की नहीं है, उन प्लास्टिक की थैलियों से एक कलात्मक वस्तु बना देता है। तो वह बालक प्रतिभाशाली है, वह दार्शनिक है, बालक सृजनशील है, बालक कुशल पूर्वक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी किसी भी काम को नए तरीके से करना, या फिर पहले से कम समय लेना, या किसी अनुपयोगी चीज़ से कोई उपयोग की चीज़ बना देना, क्या कहलाता है, सृजनशील कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि प्रतिभाशाली बालक क्या है, ये खेल, नृत्य, खेल कूद में जो है पढ़ाई के साथ साथ इन सब में भी आगे रहते हैं। और सृजनशील बालक क्या है, सृजनशील बालक जरूरी नहीं है पढ़ाई में अच्छा हो। प्रतिभाशाली बालक अधिगम में, पढ़ाई में भी अच्छा होता है और खेल कूद में भी अच्छा होता है, जबकि सृजनशील बालक जरूरी नहीं पढ़ाई में अच्छा हो। लेकिन सृजनशील का मतलब होता है किसी कार्य को अलग तरीके से करना, नए तरीके से करना, या किसी बेकार चीज़ से कोई नई चीज़ बना देना, ये सृजनशीलता के लक्षण होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं। समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होना। दोस्तों नहीं, अगर समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होगा तो समस्याओं का हल कैसे करेगा बच्चा। ये तो सृजनशील बालक की विशेषता होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और यहाँ दे रखा है नहीं होना चाहिए, तो ये विशेषता भी नहीं है। गतिशील चिंतन का अभाव। दोस्तों चिंतन का अभाव बच्चे में ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें चिंतन की कमी हो। अगर वो उसमें चिंतन की कमी हो ना तो वो कोई भी नई चीज़ नहीं बना सकता। जबकि सृजनशील बालकों की विशेषता होती है कि किसी भी बेकार चीज़ से कोई काम की चीज़ बना देना। ठीक है, प्रबल जिज्ञासा या फिर समायोजन के प्रति जागरूक नहीं। दोस्तों ये भी नहीं, ठीक है ना। सृजनशील बालक किसी भी समायोजन में अपने आप को जो है किसी भी माहौल में समायोजित कर लेता है। ठीक है, तो लेकिन प्रबल जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा जानने की चाह, किसी चीज़ की ललक, उत्सुकता, जिज्ञासा सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, प्रबल जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए सृजनशील होता क्या है, सृजनशील की विशेषता क्या होती है, मेन रूप से सृजनशील का अर्थ क्या होता है। दोस्तों परंपरा से कुछ भी अलग कर देना, कुछ भी नया कर देना सृजनशीलता होती है। जैसे कोई मन में नया विचार आना, कोई नई वस्तु बना देना, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, कुछ अलग सोचना, हटके सोचना, है ना, सबसे अलग सोचना, कुछ नया बना देना, ये सब क्या है, ये सब सृजनशील बालक के लक्षण होते हैं। दोस्तों या किसी कार्य को एक नए तरीके से करना या उस कार्य में पहले से कम समय लेना, ये सृजनशील बालक की विशेषता होती है। दोस्तों सृजनशील बालक के एक तत्व भी होते हैं। सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, तो इसके तत्व देख लीजिए, तत्व क्या होते हैं सृजनशीलता के तत्व। धारा प्रवाह, बिना रुके बोलना या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, बिना अटके बिना रोके। विविधता, विस्तारण, मौलिकता, विस्तारण या विविधता को बोलते हैं लचीलापन। तो ये क्या है, ये सृजनशील के तत्व हैं, सृजनशीलता के तत्व हैं। ठीक है, मौलिकता भी है, धारा प्रवाह भी है, लचीलापन भी है। लेकिन क्या नहीं है इनमें से, कौन सा तत्व सृजनशीलता का नहीं है, तो अनुशासन तत्व जो है सृजनशीलता का तत्व नहीं है। हमारा यही आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा अनुशासन। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। भाषात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या फिर प्राकृतिक बुद्धि। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में और संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत में कौन सा समान है, या उनमें क्या कौन से सिद्धांतों में आपस में संबंध है। ठीक है, या कौन सा सिद्धांत इनमें समान है, दोनों में, संवेगात्मक बुद्धि में और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंध है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। यही बुद्धि ये हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंध रखती है या संवेगात्मक बुद्धि के समान है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों मैंने अभी आपको डेनियल गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि के तत्व बताए थे, एक बार और बता रहा हूँ। देखो, आत्मचेतना है ठीक है सॉरी, आत्मचेतना भी है, आत्मनियंत्रण भी है दोस्तों, सामाजिक कौशल भी है और समानुभूति भी है। क्या इससे अलग क्या है, समानुभूति भी है, फिर या कह सकते हैं आत्मा भी प्रेरणा,
ये भी है। ये सब क्या है? डेनियल गोलमेल के संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, सामाजिक कौशल, समानुभूति या परानुभूति भी बोलते हैं ना, परानुभूति और आत्म प्रेरणा, ये सब। लेकिन क्या विशेषता नहीं है दोस्तों? आत्म संतुष्टि, ये जो है डेनियल गोलमेल के संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, आत्म संतुष्टि। दोस्तों आज का सीटेट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।